नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में अच्छे और कुछ ऐसे भी स्टेप्स या डिसीजंस लिए जिसने भारत की हिस्ट्री बदल के रख दी। इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे मिलिटेंट्स को पीछे धकेलना शुरू किया और सीजफायर के बावजूद कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनकर रह गया। नेहरू जी की पॉलिसी को आइडियलिस्टिक और नाइव कहा गया। भारत चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता था। ये सीनो इंडियन वॉर भारत के लिए एक बड़ी हार थी। भारत आज भी झेल रहा है। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लीडर्स लाइक बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो पटेल जी जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। ऐसे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में अच्छे और कुछ ऐसे भी स्टेप्स या डिसीजंस लिए जिसने भारत की हिस्ट्री बदल के रख दी। तो चलिए जानते हैं क्या थे ये डिसीजंस। कश्मीर इशू। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दी गई थी कि उन्हें भारत का हिस्सा बन के रहना है या पाकिस्तान का, या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने शुरुआत में अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला किया, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल्स और मिलिटेंट्स के जरिए कश्मीर पर हमला कर दिया, जिससे सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी। बौखलाए हुए राजा हरि सिंह मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंचे और नेहरू जी से समर्थन की दरख्वास्त की। नेहरू जी ने भी उनकी बात सुनी और समझी और मदद तभी देने का वादा किया जब राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने को तैयार हो गए, क्योंकि बिना इस डॉक्यूमेंट को साइन किए इंडिया या कोई भी दूसरा देश कश्मीर की ऑफिशियली मिलिट्री मदद तो नहीं कर सकता था। इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे मिलिटेंट्स को पीछे धकेलना शुरू किया और उन्हें श्रीनगर से भी पीछे कर दिया। इंडियन आर्मी का प्रोग्रेस अच्छा था और वो अभी के पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरीज तक पहुंच ही रहे थे। इंडियन आर्मी मिलिटेंट्स को पीछे कर ही रही थी, तभी नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि वो इस इशू को यूनाइटेड नेशंस लेके जाएंगे। उनका कहना था कि अगर इस मैटर को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाया जाए तो एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा और दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट वॉर को रोका जा सकता है। उनका इंटेंशन था कि यूएन की मदद से पाकिस्तान को इन्वेडेड एरिया से हटाया जा सके और रेफरेंडम या प्लेबिसाइड के थ्रू लोगों से डिसाइड कराया जाए कि उन्हें इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में। 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उन्होंने कश्मीर के इलीगल इन्वेजन और ट्राइबल फोर्सेस के एग्रेशन को हाईलाइट किया। इंडिया ने यूएन से डिमांड की कि पाकिस्तान को अनऑक्युपाइड टेरिटरी से वापस बुलाया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए। यूएन ने इंटरवेन किया और दोनों कंट्रीज से सीजफायर की डिमांड की। 1948 में यूएन ने एक सीजफायर अनाउंस किया जो दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट किया। सीजफायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी भी कहा गया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो, ये सीजफायर का एक प्रॉब्लम था, वो ये कि जो टेरिटरीज उस वक्त जिस कंट्री के कंट्रोल में थी वो वहीं रह गई। इसके चलते कश्मीर का एक हिस्सा इंडिया के पास रहा और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। यूएन ने कश्मीर में एक प्लेबिसाइड या रेफरेंडम की बात रखी थी, जिसमें लोगों को डिसाइड करना था कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। नेहरू जी ने भी इनिशियली प्रॉमिस किया था कि प्लेबिसाइड होगा, लेकिन कंडीशंस कभी फुलफिल ही नहीं हुई और ना ही लोगों से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। कंडीशंस फुलफिल ना होने का मेन रीजन था पाकिस्तान का अनऑक्युपाइड टेरिटरी से फोर्सेस को ना निकालना, जिसे पहले यूएन रेजोल्यूशन में क्लियरली डिमांड किया गया था। ये इशू यूएन के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ और सीजफायर के बावजूद कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनकर रह गया। पाकिस्तान ने अपने ऑक्युपाइड एरियाज को आजाद कश्मीर डिक्लेयर किया, जबकि इंडिया ने कश्मीर को एक स्टेटहुड दे दिया है। नेहरू जी के इस डिसीजन को उस टाइम काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अगर उस वक्त मिलिट्री एक्शन को कंटिन्यू रखते तो शायद आज पूरा कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में होता। सेकेंड, चाइना पॉलिसी। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन नेहरू जी के समय दिया गया था जब भारत और चाइना के बीच दोस्ती और शांति प्रमोट की जा रही थी। कहा जाता है नेहरू जी चाइना को इतना सपोर्ट करते थे कि उन्होंने एक समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत को अनऑफिशियल सपोर्ट मिलने के बावजूद भी चाइना के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये डिसीजन नेहरू जी ने इस सोच के साथ लिया था कि अगर चाइना को ग्लोबल स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलती है तो एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और एक बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन 1962 में जब चाइना ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर अटैक कर दिया तो नेहरू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सीनो इंडियन वॉर भारत के लिए एक बड़ी हार थी। वॉर के बाद नेहरू जी की पॉलिसी को आइडियलिस्टिक और नाइव कहा गया, क्योंकि उन्होंने चाइना के एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशंस को गलत समझा और बॉर्डर सिक्योरिटी को इग्नोर किया। इस वॉर ने नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी को भी एक्सपोज कर दिया और भारत को अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को दोबारा से सोचने पर मजबूर किया। थर्ड, नेपाल अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को ऑफर किया कि नेपाल को भारत का एक प्रोविंस बनाया जाए। नेहरू जी ने इस प्रपोजल को ये कहकर मना कर दिया कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसे अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहिए।
नेहरू जी चाहते थे कि साउथ एशिया के सारे देश अपनी इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करें। मतलब देखो, अब ये जाहिर था कि इतने साल के कॉलोनियल रूल के बाद आज़ाद होकर आप ये नहीं चाहोगे कि आप दूसरी टेरिटरीज को एक्वायर करो। लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर नेहरू ने नेपाल को भारत के साथ इंटीग्रेट करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल टर्म्स में भारत की पोजीशन और स्ट्रांग होती। नेपाल एक बफर स्टेट के तौर पर चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकने में मददगार होता और नॉर्दर्न बॉर्डर्स की सिक्योरिटी एनहांस हो सकती थी। अब देखो, इस डिसीजन को मिस्ड अपॉर्चुनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता था। देखो, एक अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान ये होती है कि उसकी दूरदृष्टि कितनी है और मुश्किलों को पहले से ही आभास करने की समझ कितनी है। जैसे सरदार पटेल की थी हैदराबाद के केस में। पटेल जी ने समझा कि अगर हैदराबाद का इशू सॉल्व नहीं किया गया तो ये भारत के पेट में कैंसर की तरह बनकर रह सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत मिलिट्री एक्शन लेकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया, वरना ये भारत के अंदर एक अलग प्रॉब्लमैटिक स्टेट बनकर रह जाता जो देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकता था। फोर्थ, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। नेहरू जी के पहले कैबिनेट में सिर्फ एक महिला थी, राजकुमारी अमृत कौर, जो हेल्थ मिनिस्टर बनी, जबकि कई महिलाएं जैसे सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपालनी और अरुणा असफ अली भी थे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा बनी रही थी। नेहरू जी के पास ये मौका था कि वो इन महिलाओं को की पोजीशंस में लाकर एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर सकते थे जिससे फ्यूचर गवर्नमेंट्स भी इंस्पायर होती। उस वक्त नेहरू जी की पॉपुलैरिटी बहुत थी और अगर उन्होंने महिलाओं को एक्टिवली प्रमोट किया होता तो शायद आज गवर्नमेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती। आज भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स काफी नॉमिनल है। फिफ्थ, इंस्टीट्यूशंस बिफोर द पीपल। नेहरू जी ने स्कूल तो बनाए पर लिटरेसी को प्रायोरिटी नहीं दी, जो एक बड़ी चूक साबित हुई। नेहरू जी का ज्यादातर फोकस IITs, डैम्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे रहा जो देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी थे, पर इससे प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्ट हुआ। वहीं ईस्ट एशियन देश जैसे साउथ कोरिया और सिंगापुर ने लिटरेसी को पहली प्रायोरिटी बनाई, जिससे उनकी इकोनॉमीज जल्दी उठी। एज अ प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने इंडिया की ग्रोथ में काफी योगदान दिया है, लेकिन उनकी इन कुछ मिस्टेक्स जैसे कश्मीर पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लेना या UNSC के एलिट सीट्स को चाइना को दे देना या एजुकेशन पर प्राइमरी फोकस ना देना भारत आज भी झेल रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।